अस्सलाम वालेकुम, बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 16 सपोर्ट एंड मूवमेंट का टॉपिक करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स, और इसी में हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर भी करेंगे। इसके 2-3 रिमेनिंग टॉपिक्स हैं। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आज और कल में वो रिमेनिंग टॉपिक्स भी अपलोड कर दूं। सो ये हमारा चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। पहले तो हम स्केलेटल मसल्स की बात करते हैं। स्केलेटल मसल्स आखिर होते कौन से हैं? वो मसल्स जो बोन से अटैच होते हैं उसको हम कहते हैं कि ये स्केलेटल मसल्स हैं। दीज मसल्स आर अटैच विद बोन्स नॉट कार्टिलेज। कार्टिलेज से अटैच नहीं होते, बोन से अटैच होते हैं। बोन्स के बिटवीन कार्टिलेज होती है। तो हम ये कहते हैं कि थ्रू कनेक्टिव टिश्यूज बोन से अटैच होते हैं। वो जो टिश्यू होता है कनेक्टिव टिश्यू, वो टेंडन होता है। आपको ये याद रखना है BMT से आप याद रखिएगा कि जब बोन्स मसल से अटैच होती हैं तो वो थ्रू टेंडन होती हैं, और BBL ऐसे करके याद रखिएगा, बोन्स और बोन्स हमेशा लिगामेंट के जरिए कनेक्ट होती हैं। तो यहाँ पे हमने कहा हुआ है कि मसल्स बोन से अटैच हो रही हैं तो वो थ्रू टेंडन्स होती हैं, जो इनइलास्टिक है, कनेक्टिव टिश्यू है। इनइलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू का ये मतलब होता है कि ये अपनी शेप चेंज नहीं कर सकते हैं। ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पोर्शन होता है मसल्स का। इससे पहले अब हम बात करते हैं कि मसल्स किससे बने हुए होते हैं। मसल्स असल में बने हुए होते हैं फाइबर से। इनके पास बहुत सारे फाइबर्स होते हैं जिससे बन के मसल बने हुए होते हैं, और फिर आगे जाके मसल फाइबर्स बन रहे होते हैं, मतलब मायोफिब्रिल्स बन रहे होते हैं, फिर माइक्रोफिलामेंट्स बन रहे होते हैं। तो ये अभी हमने पढ़ना है कि क्या स्ट्रक्चर क्या है आखिर मसल्स का। इससे पहले आपने याद रखना है कि इसके ऊपर एक लेयर होती है। जो ओवरऑल मसल ऑर्गन की लेयर होती है वो होती है एपिमाइसियम। एपिमाइसियम इज अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सराउंडेड इंटायर मसल। जो पूरे मसल्स को सराउंड कर रही होगी वो होती है एपिमाइसियम। और पेरीमाइसियम एक और लेयर होती है। हर मसल में मसल बंडल होता है जिसको हम मसल फेसिकल्स कहते हैं। वो मसल फेसिकल्स, वो मसल बंडल्स भी इंटायर मेम्ब्रेन से सराउंड कर रहे होते हैं। हम उस मेम्ब्रेन को कहते हैं, हम उस कनेक्टिव टिश्यू को कहते हैं कि वो पेरीमाइसियम है। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसके इनर भी एक साइड पे एक और लेयर होती है, एक और कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, सराउंड कर रहे होते हैं, वो होते हैं एंडोमाइसियम, और ये भी कनेक्टिव टिश्यू ही होते हैं। आपको अभी ये याद रखना है कि मसल का कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल पोर्शन होता है, वो मसल बेली होता है जो कॉन्ट्रैक्टाइल पोर्शन होता है, और एक और रेस्ट में होता है, और हम उसको कहते हैं कि ये जो है वो स्टेशनरी पार्ट है, वो ओरिजिन होती है जो रेस्ट पे होती है, जबकि उससे बेली पार्ट होता है जो कॉन्ट्रैक्टाइल पोर्शन होता है, और देन आगे जाके ओरिजिन होती है जो इनको हम कह रहे हैं कि ये रेस्ट पार्ट पे होता है। हम लोगों ने स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ याद रखनी है कि मसल्स होते हैं, सही है, आप लोगों को ये याद रखना है, मसल्स होते हैं, मसल्स में मसल बंडल्स होते हैं जिसकी हमने बात करी है फेसिकल्स की, सही है, ये फेसिकल्स की हमने बात करी। और फिर इन फेसिकल्स में मसल फाइबर्स होते हैं, मसल फाइबर्स में मायोफिब्रिल्स होते हैं, और मायोफिब्रिल्स में माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। ये भी आपको याद हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, फिर उसमें प्रोटीन होती है जिसको मायोसिन और थिक प्रोटीन कहते हैं। ये है फिलामेंट्स का, ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम अभी पढ़ेंगे। तो अभी हमने पढ़ लिया कि ये कंपोज करता है 1000 ऑफ मसल फाइबर्स, ग्रुप होते हैं बंडल्स में, ओवरऑल मसल ऑर्गन सराउंड कर रहा होता है एपिमाइसियम से, जबकि मसल फाइबर्स गैदर्ड होते हैं इनसाइड द एपिमाइसियम। उसको हम कहते हैं कि ये इसके पास कुछ मसल फाइबर्स हैं, फेसिकल्स हैं, वो जो मसल्स लेयर सराउंड कर रही होती है उसको हम कहते हैं पेरीमाइसियम। और इनसाइड ईच फेसिकल, वो मसल बंडल्स के इनसाइड एक और लेयर होती है, उसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू की थिन लेयर होती है, वो होती है एंडोमाइसियम। इसके बाद एक और हम बात करेंगे कि इनके पास न्यूमरस ब्लड वेसल्स होती हैं, बोन्स में ब्लड वेसल्स होती हैं, और स्केलेटल मसल्स के पास न्यूमरस ब्लड वेसल्स होती हैं और नर्व्स होती हैं, क्योंकि इनको देखें, आपको पता होगा कि हम एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं तो हमें एनर्जी की नीड होती है, हमें ऑक्सीजन की नीड होती है, उसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है, ATP इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये जो मसल बंडल्स हैं, ये स्केलेटल मसल्स हैं, इनके पास न्यूमरस सप्लाई होती है ब्लड वेसल्स की, नर्व्स किसी की वजह से ये अपनी जो कॉन्ट्रैक्टाइल है ये कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं। ये नर्व्स कनेक्ट होती हैं मसल से बाय न्यूरॉन्स, जो इनिशिएट करता है मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट इन मसल विच ऑर्डर इज गिवन बाय नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम जब हमने किया था तो नर्वस सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि इफेक्टर होता है। वो इफेक्टर कोई मसल हो सकता है, कोई ग्लैंड हो सकता है। जो हम कॉन्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं ना, जो हम मैकेनिज्म है हमारी मूवमेंट का, ये विद द हेल्प ऑफ मसल्स हो रही होती है। अगर हमारी बॉडी में मसल्स नहीं होते तो हम मूव नहीं कर सकते थे।
अल्लाह ताला ने हमारी बोन्स को एक जैसा क्यों नहीं बनाया, उन्होंने हमारे जॉइंट बनाए बोन्स में, जिसकी वजह से हम मूवमेंट कर सकते हैं, और वो मूवमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ मसल्स। अगर मसल्स नहीं होते ना आपकी बॉडी में अराउंड 600 मसल्स हैं। अगर आपकी बॉडी में मसल्स नहीं होते तो वो मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट नहीं हो सकता था, क्योंकि ये स्ट्रेच होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही होती है। इसीलिए नर्वस सिस्टम से मैकेनिज्म आता है। कोई भी अगर मसल्स को आपको मूव करना है तो क्या होगा कि रिसेप्टर की अगर बात करें तो वो सेंसेस होते हैं। हमारी आईज, नोज, ये सारे जो हमारे फेस में आ जाते हैं, ये सारे सेंसेस हैं। ये पहुंचाते हैं नर्वस सिस्टम तक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड हो सकता है, एंड देन फिर मोटर न्यूरॉन उसके जरिए किसी भी इफेक्टर तक पहुंचाता है, जो कोई ग्लैंड हो सकता है, मसल हो सकता है। तो ये ऑर्डर आता है नर्वस सिस्टम की तरफ से। अब अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर की बात करते हैं। पहले आप ये देख सकते हैं टेंडन, मैंने आपको कहा कि BMT से आप याद रख सकते हैं, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। BMT मसल बंडल से अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ टेंडन, जो कनेक्टिव टिश्यू है, जो नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल पोर्शन है, जो इनइलास्टिक है। अब ये डीप टेस्ट, ये अब ब्लड वेसल्स आ गई, इनमें ब्लड वेसल्स हैं, ये एंडोमाइसियम हो गई, ये ब्लड कैपिलरीज है, ये मोटर न्यूरॉन्स, और ये मायोफिब्रिल्स। इन्होंने सार्कोलीमा दी हुई है। ये सार्कोलीमा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मसल की मेम्ब्रेन होती है, उसको हम कहते हैं सार्कोलीमा। ये भी हम आगे पढ़ेंगे तभी पता चल जाएगा आपको। तो ये फेसिकल्स है, फिर ये मसल फाइबर्स है। पेरीमाइसियम आउटर लेयर है, एपीमाइसियम जो हमारी पूरी मसल को सराउंड कर रही है, ये पूरी लेयर एपीमाइसियम आ गई। फिर ये अंदर पेरीमाइसियम आ गई, मसल फेसिकल्स है ना ये, तो मसल फेसिकल को सराउंड कर रही है। तो ये है। अब आप अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर की हम बात करते हैं तो मसल फाइबर्स कंसिडर होते हैं स्केलेटल मसल्स विथ मैनी मायोफिब्रिल्स। इसमें मायोफिब्रिल्स बहुत सारे होते हैं, मसल्स होता है, उनके बाद मसल बंडल्स होते हैं, बंडल्स में फेसिकल्स होते हैं, फेसिकल्स में मसल फाइबर्स, और फिर मायोफिब्रिल्स होता है। तो यहाँ पे कहा हुआ है कि विथ मैनी मायोफिब्रिल्स, हर मसल फाइबर के पास कुछ कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन की, उसको हम कहते हैं सार्कोलीमा। न्यूरोलीमा हम कहते हैं न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं हम सेल की मेम्ब्रेन को, और मसल की मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सार्कोलीमा। ये साइटोप्लाज्म भी होता है। हमारे सेल के पास कुछ लिक्विड पोर्शन होता है साइटोसोल जिसको हम कहते हैं, वो साइटोप्लाज्म होता है जिसमें सेल ऑर्गेनीज प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो मसल्स का साइटोप्लाज्म है उसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्म, जो कंटेन करता है न्यूक्लियाई और माइटोकॉन्ड्रिया। आगे हम पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्यों चाहिए होता है। इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें चाहिए होता है क्योंकि इनको कॉन्ट्रैक्शन करनी होती है। तो अभी हम फंक्शन भी पढ़ेंगे। हर मायोफिब्रिल्स कनेक्ट करता है एक जोन ऑफ मोटर न्यूरॉन्स एट अ प्लेस जिसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जंक्शन होता है किसी भी के बिटवीन कोई अटैचमेंट। तो हम कह रहे हैं कि ये जंक्शन है एट अ प्लेस कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसमें मसल मायोफिब्रिल्स एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन्स से कनेक्ट हुए हैं। न्यूरो का मतलब आ गया मोटर न्यूरॉन्स और मस्कुलर का मतलब मसल्स, तो इनकी जंक्शन को कहते हैं। और ये स्पेसिफिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया अबंडेंट होते हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस। ये 50% DNA इसके पास अपना खुद का होता है, तो ये अपने ऊपर 50% डिपेंड करता है, दूसरे पर 50% डिपेंड करता है। और हम ये भी कहते हैं कि ये एनर्जी को स्टोर कर रहा होता है जब भी आपको इसकी नीड होती है। तो ये फिर एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होता है ना। तो क्या होता है कि ये जब भी आपको नीड होती है तो ये फिर निकाल देता है कि आपको जो भी काम करना है आप उस एनर्जी से कर सकते हैं। इसको पढ़ने से पहले हम बात करते हैं कि देखिए अभी हमने बात करी कि मसल फाइबर सराउंड कर रहे होते हैं, कोई मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं सार्कोलीमा, और बिलो सार्कोलीमा एक साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है जो मसल्स का उसका नाम होता है सार्कोप्लाज्म। अब ये सार्कोप्लाज्म है, ये कंटेन करता है ऑल ऑर्गेनीज। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बीनीथ द सार्कोलीमा। और न्यूक्लियस मतलब क्या हम कहते हैं कि मल्टीपल होते हैं मसल्स में ना। अगर आप लोगों ने स्केलेटल मसल्स और जब मैंने आपको डिफरेंस करवाया था तो पढ़ा हो, तो उसमें हमने कहा था कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो हम कहेंगे कि फेरिफ्रल इन पोजिशन होते हैं, इनके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और गोल्जी बॉडीज होते हैं और मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रिया होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मॉडिफाइड फॉर्म है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, और इसके पास ना राइबोसोम्स नहीं होते, इसलिए इसको कहते हैं कि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि ये एडिपोज टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं और वहाँ प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे राइबोसोम्स की काम नहीं होता। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अंदर ट्यूब्यूल्स होते हैं, क्योंकि स्मूथ में ना आपने पढ़ा होगा अगर फर्स्ट ईयर में
फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा सेल बायोलॉजी में एंडोप्लाज्मिक और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो उसमें आपने पढ़ा होगा कि स्मूथ में ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें वाइट ट्यूब्यूल्स होते हैं और वो इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते ना, तो फिर सार्कोप्लाज्म में राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। इसका क्या होता है कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये स्टोर कर रहा होता है कैल्शियम प्लस 2 आयंस को, और ये कैल्शियम प्लस 2 आयंस रिलीज होता है जब भी कॉन्ट्रैक्शन होती है, रिलीज होता है फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फिर बाइंड करता है आगे जाके प्रोटीन से, जिसको हम कहते हैं एक प्रोटीन होती है ट्रोपोनिन प्रोटीन ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। आपको अभी के लिए ये याद रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्मूथ नहीं होती इसकी, तो ये फॉर्म करता है कुछ इमेजिनेशंस होती हैं जिनको हम कहते हैं टी ट्यूब्यूल्स। ये क्या होता है कि ये ना सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलके टी ट्यूब्यूल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलके ट्राइड्स बना देते हैं। तो आगे हम बात करेंगे कि ट्राइड्स का आखिर काम क्या होता है, कि क्या करते हैं। सार्कोलीमा के पास कुछ एक्सटेंसिवली फोल्डेड एंड प्लेट होती है जिसको हम कहते हैं मोटर एंड प्लेट, और ये सार्कोलीमा है ना, ये कंसिस्ट करता है, परमिट करता है कैल्शियम आयंस को कि वो रिलीज हों और एंटर हो मायोफिब्रिल्स में। इनके पास विद इन द साइटोप्लाज्म विद इन द सार्कोप्लाज्म कुछ नेटवर्क होता है प्रेजेंट जो रन कर रहा होता है पैरेलल, उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और ये स्टोरेज हाउस होता है फॉर द कैल्शियम आयंस जो यूज होता है आगे मसल कॉन्ट्रैक्शन में, आगे जाके प्रोटीन से अटैच होता है। इनके पास कुछ इन्वर्ट्स होते हैं, मैचिनेशंस होती हैं, चैनल्स होते हैं जिसको हम टी ट्यूब्यूल्स कहते हैं, और ये फिर परपेंडिकुलर होते हैं विद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इससे जाके ट्राइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। अभी के लिए आपको ये याद रखना है, और फिर अभी हम पढ़ते हैं कि मायोफिब्रिल्स आगे जाके कितने प्रोटीन फिलामेंट्स में होते हैं। अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि पहले मसल्स होते हैं, मसल में मसल बंडल्स होते हैं, मसल बंडल्स में मसल फाइबर्स होते हैं, मसल फाइबर्स में मायोफिब्रिल्स और मायोफिब्रिल्स में माइक्रोफिलामेंट्स, जिसके पास कुछ 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं, जिसके पास एक्टिन होता है एक, और एक होता है मायोसिन। मायोसिन थिक होता है, 16 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है, जबकि एक्टिन 7 to 8 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है। आपकी बुक में लिखा हुआ भी होगा, यस यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये ना थिन होता है। ये जो थिक फिलामेंट है ये हमारे पास मायोसिन है, इसका डायमीटर 16 नैनोमीटर होता है। 1 थिक फिलामेंट होता है लाइक है ना, ये होता है कि 1 थिक फिलामेंट के पास 1000 ऑफ मायोसिन प्रेजेंट होते हैं। आपकी बुक में लिखा हुआ नहीं है बट मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, आपके काम आएगी, आप लिखते जाएं, अपने नोट्स बना सकते हैं। तो क्या होगा कि ये जो थिक फिलामेंट होता है इसके पास 1000 ऑफ मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, सॉरी ये जो थिक फिलामेंट होता है इसके पास 1000 ऑफ मायोसिन प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोटीन है और मायोसिन के पास 2 पार्ट्स होते हैं, एक होती है टेल और 2 होते हैं हेड। अब क्या होगा कि जो एक हेड होता है ना, ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है, 2 हेड हो गए तो ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। हर हेड में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी जो आगे जाके मतलब क्या हो रहा होता है कि उसके साथ एक्टिन टेल के साथ टर्मिनेट कर रही होती हैं। याद रखिएगा कि मायोसिन से कुछ क्रॉस ब्रिजेस होते हैं, क्रॉस लिंक होती हैं जो निकल रहे होते हैं और वो टुवर्ड्स एक्टिन की तरफ रेडिएट कर रहे होते हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये जो रेडिएशन है ना, ये जो क्रॉस ब्रिजेस है ये रेडिएट करते हैं टुवर्ड्स एक्टिन, और एक्टिन फिर इनके साथ ज्वाइन हो जाता है। एक्टिन की पहले बात करते हैं, फिर हम इसको पैरा को पढ़ेंगे। एक्टिन जो होता है ना वो मेनली एक्टिन फिलामेंट से बना होता है। क्रॉस ब्रिजेस जो मायोसिन का पार्ट है वो यहीं पे आके बाइंड कर रहे होते हैं एक्टिन से। इसके पास 3 प्रोटीन्स होती हैं, एक होती है ट्रोपोमायोसिन और एक होती है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन वो वाहिद प्रोटीन है जिसके पास पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, एक एक्टिन से बाइंड कर रही होती है, ट्रोपोनिन की बात कर रही हूँ मैं, एक एक्टिन से बाइंड होती है, एक बाइंड होती है ट्रोपोमायोसिन से और एक बाइंड होती है कैल्शियम आयन से। जो मतलब क्या होता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये हेल्प कर रहा होता है इसमें। मायोफिब्रिल्स के पास 2 या मायोफिब्रिल्स की जगह आप मायोफिलामेंट्स होता है ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है कि मायोफिब्रिल्स में मायोफिलामेंट्स होता है। थिक और थिन फिलामेंट होता है, ये मायोसिन थिक है और ये मायोसिन थिक है और एक्टिन थिन होती है। इसका 16 नैनोमीटर डायमीटर होता है, कंपोज करता है मायोसिन मोनोमर्स। इसके पास 2 ट्विस्टेड स्टैंड होते हैं विद प्रोजेक्टेड हेड आउटवर्ड विच फॉर्म अ क्रॉस लिंक विद एक्टिन फिलामेंट। हर एक्टिन फिलामेंट थिन होता है, 7-8 नैनोमीटर होता है इसका डायमीटर। ये डबल स्टैंडर्ड होता है, ट्विस्टेड होता है, लाइक इसके पास एक्टिन मोनोमर्स होते हैं। ये एसोसिएट करता है 2 अदर प्रोटीन जिसको हम कह रहे हैं ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। अब क्या होगा कि ये जो एक्टिन और मोनोमर है इसके पास बाइंडिंग साइट होती है क्रॉस ब्रिजेस के लिए मोनोमर्स की फॉर अटैचमेंट, और ये जो ट्रोपोनिन है ना ये कॉम्प्लेक्स है 3 डिफरेंट सब यूनिट्स का। मैंने आपको बताया भी था ना कि अभी ये देखें इसके पास सब यूनिट्स हैं CIT।